बारे में जानना जरूरी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आप प्रोग्राम नहीं कर सकते और ना ही प्रोग्राम आप बना सकते हैं। ये लाइन क्लियर हुआ सभी को? प्रोग्रामिंग रिक्वायर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यदि आपको प्रोग्रामिंग करनी है, आपको कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कंप्यूटर की मदद से, तब आपको जरूरत पड़ेगी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। इट मींस प्रोग्रामिंग रिक्वायर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सभी को ये चीज क्लियर हुआ? किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, प्रोग्रामिंग रिक्वायर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, जिसमें हम यह देख रहे हैं कि यदि आपको कोई प्रोग्रामिंग करनी है, कोई प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानना जरूरी है। ठीक है, अब हम यह देखेंगे कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, यहां पर अब हम यह देखेंगे कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसमें होता है सेट ऑफ कमांड। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है सेट ऑफ कमांड्स, सेट ऑफ कमांड्स। ठीक है, सेट ऑफ कमांड का मतलब ये है कि सपोज आपको अपने कंप्यूटर में मान लीजिए डेट या टाइम डिस्प्ले करना है, डेट या टाइम क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो आप कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं डेट और टाइम को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, यदि आपने MS DOS नाम का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या MS DOS आपने यूज किया होगा, तो उसमें एक डेट और टाइम कमांड होती है जिसकी मदद से आप डेट और टाइम को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, जब से जो विंडोज आया, जब से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया है ना, जब से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, GUI बेस्ड है, यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल हुआ है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल होने की वजह से जो डेट और टाइम है, इनके लिए आपके पास क्या आ गए हैं, डिफरेंट बटन्स हो गए हैं, डिफरेंट क्या हैं, बटन्स हो गए हैं या फिर आइकन्स हो गए हैं, जिन पे क्लिक करके आप डेट और टाइम को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सेट ऑफ कमांड्स, ये चीज आपको क्लियर हुआ? व्हाट इज सेट ऑफ कमांड, ये आपको क्लियर हुआ सभी लोगों को? किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। किसी को कोई डाउट है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम सेट ऑफ कमांड क्यों बोल रहे हैं? सभी को क्लियर है? ठीक है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं शुरुआत से। ठीक है, ओके, मैं शुरुआत से बता रहा हूं एक बार। देखिए, सबसे शुरुआत से मैं बता रहा हूं। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। हमारा टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ठीक है, यानी कि इसमें हम यह देखेंगे कि हमें प्रोग्रामिंग यदि करनी है तो प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, है ना। प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ना तो आप प्रोग्राम बना सकते हो, ना ही आप कंप्यूटर को कोई कमांड या इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हो। इसीलिए किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज यहाँ पर सभी लोगों को समझ में आया क्या? कमेंट करके बताइए। ये चीज सभी को समझ में आया जो मैंने अभी बोला? इसके बाद मैं और आगे बढ़ूंगा। ठीक है, देखिए, अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स पे, है ना। अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स पे। ठीक है,
तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी चीजों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट रूल्स होते हैं, कमांड्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, सिंटैक्स होते हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था सेट ऑफ कमांड्स। इस पे मैंने आपको सबसे पहले बताया था सेट ऑफ कमांड्स। ठीक है, यहां पर सेट ऑफ कमांड्स का मतलब यह है कि मल्टीपल कमांड्स हैं, है ना, मल्टीपल तरह के वर्ड्स हैं, मल्टीपल तरह के क्या हैं, वर्ड्स हैं, जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा ही कमांड का जो एग्जांपल है, एक ऐसा ही जो कमांड का एग्जांपल है वो है डेट कमांड, है ना, डेट कमांड। अब ये बोले अब ये जो डेट कमांड है यह किस में इस्तेमाल हो सकता है, यह इसमें MS-DOS में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, डेट नाम का जो कमांड है, इसके अलावा टाइम, इसके अलावा जो टाइम है वो कमांड भी किस में इस्तेमाल हो सकता है, MS-DOS में, है ना। इन कमांड की मदद से कंप्यूटर के पास किसी न किसी चीज को डिस्प्ले करने के लिए, किसी न किसी चीज को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए क्या जाता है, मैसेज जाता है, जिसके बाद कंप्यूटर उस इनपुट को लेके यूजर के लिए एक आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि कमांड इज अ टाइप ऑफ सिग्नल through which computer gives and response for the user। सीधा सीधा आप यह कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, लाइनेक्स में भी यूज कर सकते हैं आप, है ना, लाइनेक्स में भी यूज होता है। ठीक है, लाइनेक्स में भी यूज होता है, लेकिन कुछ दूसरे तरीकों से यूज होता है ना, उनका सिंटैक्स कुछ डिफरेंट हो सकता है, डेट और टाइम को यूज करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो सेट ऑफ कमांड्स सभी को क्लियर हुआ क्या, सेट ऑफ कमांड्स सभी को क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं, देखिए देखिए भास्कर, मैंने अभी कमांड का डेफिनेशन आपको बताया, फिर से बता देता हूं। देखिए, कमांड एक ऐसे तरह का सिग्नल है जो कि दिया जाता है कंप्यूटर को, जिसकी मदद से कंप्यूटर यूजर के दिए गए निर्देशों के अनुसार आउटपुट को स्क्रीन पर प्रदर्शित कर सकता है। भास्कर, क्लियर हो गया आपको? भास्कर, भास्कर क्लियर हो गया आपको? भास्कर, हाँ ठीक है, ओके। देखिए, इसके अलावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक और होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक और होता है, वो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब यहां पर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब यह है कि कंप्यूटर को कुछ ऐसा चीज बताना या कंप्यूटर को कोई ऐसा चीज देना जिसकी मदद से कंप्यूटर किसी न किसी टास्क को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके, किसी न किसी टास्क को परफॉर्म कर सके। अब यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है, डिफरेंट तरह का इंस्ट्रक्शन हो सकता है ना। या तो आप एडिशन के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए। ठीक है, तो यदि हम इस तरह का इंस्ट्रक्शन देते हैं तो एडिशन का टास्क परफॉर्म होता है। अब इंस्ट्रक्शन का यदि हम एग्जांपल बोलें, तो वो क्या हो सकता है, सपोज a प्लस बी हो सकता है, मान लीजिए किसी इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल। अब ये तो एक इंस्ट्रक्शन है कि a और b को ऐड करना है, लेकिन अब आप इसमें देखेंगे कि ना तो हमको a का वैल्यू पता है, ना तो b का वैल्यू पता है। तो हमको कुछ और इंस्ट्रक्शन की मदद से कंप्यूटर को यह बताना पड़ेगा कि a का वैल्यू क्या है और b का वैल्यू क्या है, तब तो आप ऐड करोगे a और b को, है ना। जब आपको इस a का और इस b का वैल्यू पता रहेगा तब तो आप इनको ऐड कर पाओगे। तो मान लीजिए हम कुछ और इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कुछ इस तरीके से, a इक्वल 10, b इक्वल 5, a इक्वल 10, b इक्वल 5। यदि हमने यह तीन इंस्ट्रक्शन दिए, पहला इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, a प्लस बी, दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, a इक्वल 10, और अगला इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, b इक्वल 5। तो अब बताइए a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे यहाँ पर, व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ a प्लस बी? a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा बताइए? 15। ठीक है, तो सभी को समझ में आया इंस्ट्रक्शन का मतलब?
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब सभी को समझ में आया क्या? किसी को डाउट है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में? ठीक है, किसी को कुछ डाउट है क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में? बताइए जल्दी, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, ओके ओके, ठीक है सर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ कमांड्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ कमांड में ये डिफरेंस है ना? जब भी हम कोई कमांड देते हैं, जब भी हम कोई कमांड देते हैं, उससे हमेशा, है ना, उससे हमेशा मीनिंगफुल आउटपुट नहीं आ सकता, है ना? जब भी आप कोई कमांड दोगे तो उसे जरूरी नहीं है कि हमेशा जो आउटपुट आएगा वो मीनिंगफुल आउटपुट आएगा, है ना? लेकिन जब कोई हम इंस्ट्रक्शन देंगे, यदि वो इंस्ट्रक्शन सही है, आपने उसको लॉजिकली करेक्ट दिया है, तो जो आपका आउटपुट आएगा वो एक्यूरेट आएगा और मीनिंगफुल आएगा। हाँ, क्लियर हुआ? सेट ऑफ कमांड और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हुआ? सेट ऑफ कमांड और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्लियर हुआ? जल्दी बताइए कमेंट करके। ठीक है, देखिए अभी मैंने क्या बताया आपको कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसका कॉम्बिनेशन होता है? सेट ऑफ कमांड का और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का। इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स भी फॉलो होता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स भी फॉलो होता है ना? अब यह सिंटेक्स क्या बताता है? सिंटेक्स यह बताता है कि मान लीजिए आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, है ना? मान लीजिए आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या लिखा? प्रोग्राम लिखा, है ना? तो सिंटेक्स की मदद से आपको यह पता चलेगा कि आपको उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कॉमा कहाँ लगाना है, डॉट का इस्तेमाल कहाँ करना है, या फिर सेमी कॉलन का इस्तेमाल कहाँ करना है, कहाँ पे आपको डबल कोट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ, है ना, इसी से सिंटेक्स से जुड़ा हुआ एक वर्ड होता है, वो होता है सीमेंटिक्स, है ना? वो होता है सीमेंटिक्स, है ना? सीमेंटिक्स के बारे में हम आपको आगे और भी बताएंगे, फिर भी हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं सीमेंटिक्स का। मान लीजिए हमारे पास हमने लिखा है a प्लस बी इक्वल 20, a प्लस बी इक्वल 20। यदि हमने ऐसा लिखा तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि a प्लस बी का जो समेशन है या a प्लस बी का जो एडिशन है उसकी वैल्यू 20 के इक्वल हो सकती है। दिस इज एन इक्वेशन। ठीक है, लेकिन यदि हम इसी 20 को कुछ इस तरीके से लिखे, 20 इक्वल a प्लस बी, है ना, तो प्रोग्रामिंग के अनुसार दिस इज ओके, है ना? प्रोग्रामिंग के अनुसार a प्लस बी इक्वल 20 इज ओके। लेकिन यदि हम 20 इक्वल a प्लस बी लिखेंगे तो प्रोग्रामिंग के अनुसार, है ना, मैं बोल रहा हूं यहां पर प्रोग्रामिंग के अनुसार ये जो है 20 इक्वल a प्लस बी ऐसा आप नहीं लिख सकते। तो यही कहलाता है आपका सिमेंटिक्स। तो सिंटेक्स और सिमेंटिक्स, ये चीज क्लियर हुआ आप लोगों को? जल्दी बताइए, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, देखिए, तो सिंटेक्स नहीं आया सर। ठीक है, मैं सिंटेक्स को एक बार फिर से बता रहा हूं। सिंटेक्स को एक बार फिर से बता रहा हूं मैं। ठीक है, मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम का एक लाइन लिख रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए मैं लिख रहा हूं प्रिंट एफ। ठीक है, यह प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी स्टेटमेंट को या किसी वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए, है ना? प्रिंट एफ का मीनिंग समझ में आया? प्रिंट एफ का जो बोल रहा हूं मीनिंग समझ में आ रहा है? इसी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कैसे सिंटेक्स यूज होता है। ठीक है, तो प्रिंट एफ का जो सिंटेक्स रहेगा उसमें आएगा, ये आएगा सर्कुलर ब्रैकेट, फिर आएगा
डबल कोट, है ना, फिर क्या आएगा, डबल कोट। ठीक है, सपोज मैं लिख रहा हूं यहां पर आई एम हीरो, है ना, सपोज मैं लिख रहा हूं आई एम हीरो। देखिए ये जो लास्ट वाला है ना वो क्या है, सेमी कॉलन है ना। तो प्रिंटफ के सिंटेक्स में आप यह देख सकते हैं कि यदि आपको प्रिंटफ लिखना है तो यहाँ पर ये जो पूरे लेटर्स हैं ये क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। ठीक है, और प्रिंटफ में यहाँ पर क्या होना चाहिए, सर्कुलर ब्रैकेट होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका डबल कोट। ठीक है, मैं जो देखिए एक्स्ट्रा मार्किंग कर रहा हूं वो सिर्फ आपके समझने के लिए है। ठीक है, इसको मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। देखिए यहां पर, हाँ देखिए ये जो ये क्या है, ये प्रिंटफ है, ये एक फंक्शन है जिसकी मदद से आप स्क्रीन पे कुछ चीज प्रिंट करेंगे। इसके बाद यहाँ ये है आपका सर्कुलर ब्रैकेट, ये है आपका डबल कोट, और ये कोई स्टेटमेंट है ना, ये कोई स्टेटमेंट है। इस डबल कोट के अंदर आप अपने हिसाब से कुछ भी चीज लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से स्टेटमेंट यहाँ पर ओपन हुआ तो ये यहाँ पर क्लोज होना चाहिए, और उसके बाद ये पूरा स्टेटमेंट क्लोज होगा। और यहाँ पर जो सेमी कॉलन है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ये इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। यानी कि यदि हम इस लाइन को रन करेंगे विद द मेन फंक्शन, है ना, एंड द डिफरेंट हेडर फाइल्स, तो स्क्रीन पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा आई एम हीरो। ठीक है, वो जो आउटपुट क्या आएगा, आई एम हीरो। तो सिंटेक्स कहने का मतलब ये है कि यदि कोई फंक्शन है तो आपको उसी रूप में इस्तेमाल करना है जिस रूप में आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताया गया है। सिंटेक्स का सीधा सीधा मीनिंग यही है। अब क्लियर हुआ सिंटेक्स, बताइए जल्दी। अब सिंटेक्स क्लियर हुआ क्या, जल्दी बताइए प्लीज कमेंट करके। किसी को डाउट है क्या अभी भी सिंटेक्स में, बताइए जल्दी बताइए प्लीज। अभी भी किसी को सिंटेक्स में डाउट है? ठीक है, देखिए हाँ क्लियर है सभी को, ओके। हाँ क्या बोल रहे हो, सिंटेक्स को एक बार फिर से रिपीट करिए क्या। किसी ने कुछ सवाल पूछा क्या पंक्चुएशन से रिलेटेड, पंक्चुएशन वर्ड कुछ यूज किया क्या, जल्दी बताइए। सर सिंटेक्स को स्टेटमेंट का पंक्चुएशन कह सकते हैं क्या? सिंटेक्स को स्टेटमेंट का पंक्चुएशन, देखिए अब जो सिंटेक्स है ना हर बार जरूरी नहीं है कि आपकी स्टेटमेंट में इस्तेमाल होगा, है ना, किसी फंक्शन में भी इस्तेमाल हो सकता है ना। इसीलिए उसको स्टेटमेंट का पंक्चुएशन मत बोलिए, है ना, उसको सीधा सीधा ये बोलिए कि रूल्स फॉर क्रिएटिंग प्रोग्राम, है ना। ज्यादा ज्यादा अपने आप को ना कंफ्यूज मत करिए, आप सीधे सीधा ये बोल सकते हैं कि रूल्स फॉर क्रिएटिंग प्रोग्राम, एकदम सिंपल वर्ड। अब क्लियर हुआ, है ना, जिनका पंक्चुएशन वाला डाउट था उनको क्लियर हुआ, जल्दी बताइए। ठीक है ना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करिए अपने आप को। ठीक है, देखिए अब जैसे मैंने ये लाइन लिखा है ना, ये लाइन लिखा है और इस लाइन के साथ साथ मैंने बहुत सारे हेडर फाइल्स लिखे हैं, मेन फंक्शन का इस्तेमाल किया है, प्रॉपरली प्रोग्राम को क्लोज किया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो मैंने लाइन लिखा है ना, प्रिंटफ आई एम हीरो, ये जो मैंने लाइन लिखा है यदि मैं इसको कंपाइलर पे रन करूं तो इसका क्या आउटपुट आएगा, कोई बता सकता है क्या? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जल्दी बताइए इस लाइन का क्या आउटपुट आ सकता है। यदि ये लाइन लिखी जाएगी किसी प्रोग्राम में तो इसका क्या आउटपुट आ सकता है, जल्दी बताइए। ठीक है, ओके ओके, बढ़िया, ठीक है। देखिए तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने सबसे पहले आपको बताया सेट ऑफ कमांड, है ना, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, सेट ऑफ कमांड। इसके बाद मैंने आपको बताया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसके बाद मैंने आपको बताया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और इसके बाद लास्ट में मैंने आपको क्या बताया, लास्ट में मैंने आपको बताया सिंटेक्स,
लास्ट में मैंने आपको बताया सिंटैक्स, है ना। तो यहां पर आपको अच्छे से इस बात को कंक्लूड करना है, समझना है कि ये तीनों चीजें होती हैं, है ना। सिंटैक्स, सेट ऑफ कमांड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, बता रहा हूं डिफरेंस सेट ऑफ कमांड और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाँ इनोश, क्या बोल रहे हो आप इनोश? कैन यू री मतलब इनोश क्लियरली बताइए। इनोश, इनोश, इनोश क्लियरली बताइए, आपका कमेंट थोड़ा सा अनक्लियर है। इनोश, अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कर दे रहा हूँ रिपीट। देखिए, सबसे पहले हम कमांड और इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस को लेके चलते हैं, है ना। तो जो कमांड होता है ना, यदि आप कोई कमांड दे रहे हैं, यदि आप कोई कमांड दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जो कमांड से जो आपका आउटपुट मिलेगा वो हमेशा एक प्रोडक्टिव और यूजफुल या मीनिंगफुल आउटपुट होगा। लेकिन यदि आप कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो यदि आपने इंस्ट्रक्शन सही ढंग से दिया है तो उससे जो आउटपुट निकलेगा वो एक यूजफुल और मीनिंगफुल आउटपुट जरूर होगा। अब क्लियर हुआ कमांड और इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस? क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। जिनको कमांड और इंस्ट्रक्शन में डाउट था उनका डाउट क्लियर हुआ क्या? जल्दी बताइए। ठीक है, देखिए अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए, कमांड के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि कमांड के कुछ एग्जांपल है जैसे कि डेट और टाइम, है ना। डेट और टाइम, डेट की मदद से आप डेट डिस्प्ले कर सकते हैं, टाइम की मदद से टाइम डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के एग्जांपल हैं जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कोडिंग को भी एक बार समझा दो। हाँ समझा दूंगा, समझा दूंगा, पहले इसको मेरे को क्लियर करने दो, है ना। अब ये जो लास्ट में सिंटेक्स रहता है, सिंटेक्स का मतलब होता है रूल्स फॉर क्रिएटिंग प्रोग्राम, है ना, रूल्स फॉर क्रिएटिंग प्रोग्राम। ये तीनों चीजों का समझ में आया? जल्दी बताइए। ये तीन चीज जो मैंने अभी आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये तीन चीज आपको समझ में आया? ठीक है, अब मैं आता हूं, जो इन्होंने कोडिंग वाला एग्जांपल पूछा है उसको मैं बताता हूं एक बार अच्छे से। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने आपको जो एक लाइन लिखा था ना, मैंने क्या लाइन लिखा था? मैंने लिखा था प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, इसके बाद मैंने लिखा था सर्कुलर ब्रैकेट, फिर मैंने लिखा था डबल कोट, डबल कोट के बाद मैंने लिखा था आई एम हीरो, है ना, हीरो, है ना। ये ओ बना है, थोड़ा अच्छे से नहीं बन पाया, इसको देख लेना। देखो ये जो लाइन लिखा गया है ना, है ना, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये कंप्लीट कोडिंग नहीं है ना। दिस इज नॉट अ कंप्लीट कोडिंग। ये एक प्रोग्राम का एक छोटा सा सिर्फ हिस्सा है ना। ये एक कंप्लीट कोडिंग नहीं है, कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, मान लीजिए इस लाइन ऑफ कोडिंग के साथ मैंने हेडर फाइल्स लिया, मेन फंक्शन लिया, और भी बहुत सारे फंक्शन लिए, और इसके बाद मैंने क्या किया? सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल किया, है ना। पहले क्या किया? मैंने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद मान लीजिए उसमें कोई भी एरर नहीं आया, कोई भी एरर नहीं आया, नो एरर। तो उसके बाद यदि मैं रन करूंगा, प्रोग्राम को रन करूंगा, उस प्रोग्राम को जिसमें कि उस प्रोग्राम को रन करूंगा मान लीजिए जिसमें यह सेक्शन लिखा हुआ है ना, दिस सेक्शन ऑफ कोडिंग या दिस लाइंस ऑफ कोडिंग रिटर्न है, तो स्क्रीन पे क्या आउटपुट आएगा? आई एम हीरो। अब क्लियर हुआ? जिनको भी थोड़ा सा कोडिंग वाला डाउट था वो क्लियर हुआ, है ना। टेंशन मत लीजिए, आगे चल के हम प्रोग्राम्स भी आपको बताएंगे। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। क्लियर हुआ सभी को? जो भी कोडिंग वाला पूछ रहे थे उनको क्लियर हुआ क्या? जल्दी बताइए कमेंट करके। ठीक है, देखिए इसका मतलब मैं आपको क्लियरली यह समझाना चाहता हूं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेट ऑफ कमांड्स हो सकता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकता है, साथ ही साथ सिंटैक्स हो सकता है, जिसकी मदद से आप क्या बना सकते हैं? जिसकी मदद से आप प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से आप क्या बना सकते हैं? प्रोग्राम बना सकते हैं।
ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया, मैंने आपको यह समझाया कि सेट ऑफ कमांड्स, सेट ऑफ कमांड्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसके अलावा सिंटेक्स, है ना। ये तीनों चीजें किसमें होती हैं, ये तीनों चीजें होती हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, है ना। ये तीनों चीजें किसमें होती हैं, ये चीजें होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, है ना। ये तीनों चीजें किसमें होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और इनके होने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, इनके होने से हमें यह बेनिफिट मिलता है कि हम प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि इनके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होने की वजह से हम क्या बना सकते हैं, प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हैं, प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हैं। सभी को क्लियर हुआ ये चीज, जल्दी बताइए। सभी को क्लियर हुआ ये चीज, जल्दी बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं बोर्ड को क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद मैं यहां पर आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। मैं सबसे पहले आपको यहां पर बताऊंगा टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। यदि आप डिफरेंट रिसोर्सेस में जाएंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे, डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे, तो हो सकता है आपको बहुत सारे टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिले। लेकिन मैं यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बता रहा हूँ वो बेस्ड हैं लेवल्स पे, है ना। वो किस पे बेस्ड हैं, वो बेस्ड हैं लेवल्स पे, ठीक है। वो किसके ऊपर बेस्ड हैं, लेवल्स पे। तो यदि लेवल्स के बेसिस पे यदि हम जाएं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन से हैं, तो इसके बेसिस पे 3 तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। इसके बेसिस पे 3 तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। इसमें मैं सबसे पहले आपको जो टाइप बता रहा हूं वो पहला टाइप है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। पहला जो टाइप है वो है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। दूसरा है आपका असेंबली लैंग्वेज, दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। और तीसरा है मशीन लैंग्वेज, तीसरा है मशीन लैंग्वेज, ठीक है। इन तीनों को मैं एक एक करके आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले ये आप टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नेम्स को नोट कर लीजिए। सभी ने नोट कर लिया टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नेम्स को, सभी लोगों ने नोट कर लिया क्या, ठीक है। ऐसा कोई है जिसने नोट नहीं किया है तो जल्दी बताइए, फिर मैं बोर्ड को क्लियर करूंगा यहां पर से, ठीक है। जल्दी बताइए, सभी ने नोट कर लिया, ठीक है, ओके। अच्छा, मिस सत्या साहू बोल रहे हैं नो। हाँ सत्या साहू आप जल्दी नोट करिए। 3 तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। हाँ सत्या साहू आप नोट कर लिए, सत्या साहू जल्दी नोट करिए, सत्या साहू, ठीक है, हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर बताऊंगा हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां पर बताऊंगा हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज में जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज में जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उस तरह के प्रोग्राम यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम होते हैं इजी टू रीड,
हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम होते हैं इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रीड और इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू रीड और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं ह्यूमन लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं ह्यूमन लैंग्वेज में। अब ह्यूमन लैंग्वेज के एग्जांपल में आप कौन सा लैंग्वेज बोल सकते हैं, जैसे कि सपोज इंग्लिश, सपोज इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश, इसके अलावा और भी बहुत सारे ह्यूमन लैंग्वेज हैं, फ्रेंच है, रशियन है ना, जर्मन है, चाइनीज है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज, रुस्तम पुजारी आप यहाँ C++ क्यों कह रहे हो बताओ रुस्तम, 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 रुस्तम पुजारी, देखिए हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू रीड, सर ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है ना, हाँ हाँ वो भी है हाई लेवल लैंग्वेज, वो भी है, ठीक है, ओके। हाँ उस पे जब एग्जांपल्स पे आएंगे तब आपको उसका भी नाम बताएंगे कि और कौन कौन से हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। पहले ये समझिए कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इजी टू रीड होता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में आप जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो ह्यूमन लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। ह्यूमन लैंग्वेजेस में लिखे जाने की वजह से ह्यूमंस को वो चीज आसानी से क्या हो जाती है, समझ में आती है ना, उससे ह्यूमंस को वो चीज क्या होती है, आसानी से समझ में आती है। इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज में जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो इसमें प्रोग्रामर के पास ये बेनिफिट आता है, प्रोग्रामर के पास ये बेनिफिट आता है कि वो सोर्स कोड को इजीली क्रिएट कर सकता है ना। प्रोग्रामर के पास क्या बेनिफिट आता है कि वो सोर्स कोड को क्या है, इजीली क्रिएट कर सकता है, सोर्स कोड को इजीली क्रिएट कर सकता है ना, क्योंकि उसे तो पता है ह्यूमन लैंग्वेजेस में किस किस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो जब भी एक प्रोग्रामर एक सोर्स कोड क्रिएट करेगा, यानी कि एक प्रोग्राम क्रिएट करेगा, है ना, तो उस प्रोग्राम में दो चीजें हो सकती है ना, उस प्रोग्राम में दो चीजें हो सकती हैं। पहला, उस प्रोग्राम में हो सकता है वर्ड्स, उस प्रोग्राम में क्या हो सकता है, वर्ड्स, है ना, यानी कि अल्फाबेट, जैसे कि ABCD, है ना, वर्ड्स, है ना, या फिर इनके कॉम्बिनेशन, है ना, ये हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोग्राम में वर्ड्स होने के साथ साथ सिंबल्स भी हो सकते हैं, है ना, एक प्रोग्राम में वर्ड्स होने के साथ साथ सिंबल्स भी हो सकते हैं, वर्ड्स होने के साथ साथ सिंबल्स भी हो सकते हैं। जैसे सिंबल्स के एग्जांपल में सपोज हैश, कॉमा, ठीक है। व्हाट इज सोर्स कोड, देखिए सोर्स कोड का मतलब यह होता है कि ऐसा कंटेंट, है ना, सोर्स कोड का मतलब होता है ऐसा कंटेंट या फिर ऐसा टेक्स्ट, सोर्स कोड का मतलब होता है ऐसा कंटेंट या फिर ऐसा टेक्स्ट जिसमें कि अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स, जिसमें कि अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स का इस्तेमाल होगा, है ना। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब यहाँ पर अल्फा मतलब अल्फाबेट और न्यूमेरिक मतलब नंबर्स, दोनों का इस्तेमाल हो सकता है, उसको बोलते हैं सोर्स कोड, ठीक है। अब इसी सोर्स कोड की मदद से, इसी सोर्स कोड की मदद से आप एक प्रोग्राम और एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सोर्स कोड को हम आगे डिटेल में भी जानेंगे, है ना, क्योंकि हमारा एक अलग से सेपरेट टॉपिक है सोर्स कोड के बारे में, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पर यह समझ लीजिए कि सोर्स कोड जो होता है एक ऐसा टेक्स्ट होता है या एक ऐसा कंटेंट होता है जो कि अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स से मिलकर बना होता है, जो कि किसी भी प्रोग्राम का या किसी भी सॉफ्टवेयर का क्या होता है, एक बेस होता है ना, जिसके बेसिस पे ही आपका एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है।
जो भी आपका सोर्स कोड लिखा जाता है वो किसी ना किसी एडिटर पर या किसी न किसी सॉफ्टवेयर पर लिखा जाता है। तो आपको क्लियर हुआ क्या सोर्स कोड? जल्दी बताइए मुझे, सोर्स कोड आप लोगों को सोर्स कोड क्लियर हुआ क्या जिन्होंने अभी सवाल पूछा था? ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको 4-5 लाइन बताए वो क्या थे? आपके हाई लेवल लैंग्वेज के क्या थे? कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? इजी टू रीड होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है ना, और इसमें ह्यूमन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामर्स इजीली सोर्स कोड लिख सकता है। सोर्स कोड लिखने के लिए जो प्रोग्रामर होता है वर्ड्स का और सिंबल का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये अभी मैंने जो आपको बताया ये था आपका हाई लेवल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट, है ना, ये था आपका हाई लेवल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट। इसके बाद मैं जो आपको बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल्स ऑफ, अभी इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा आपको एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। हाई लेवल लैंग्वेज को शॉर्ट में कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ना। हाई लेवल लैंग्वेज को शॉर्ट में HLL भी लिखा जा सकता है। यानी कि मैं अभी आपको यहां पर बताऊंगा एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, मैं अभी यहां पर आपको बताऊंगा एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि C++, C++, जावा, पर्ल, PHP। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। एग्जांपल तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। मेनली मैं उन एग्जांपल्स पे आपको बता रहा हूँ जो इजीली आपको आसानी से याद हो जाएं, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 एग्जांपल्स बताए हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के। पहला है सी, दूसरा है C++, तीसरा है जावा, चौथा है पर्ल और पांचवा है PHP। ठीक है, तो सभी ने नोट कर लिया क्या एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज? everybody noted down, is everybody noted down examples of high level language? सभी ने नोट कर लिया क्या? ठीक है, कैन आई क्लियर द बोर्ड? मैं बोर्ड को क्लियर कर दूं क्या? बोर्ड को क्लियर कर दूं? ठीक है, देखिए अब बोर्ड को क्लियर करने से पहले यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, C++ और जावा को, है ना, C++ और जावा को मैं यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहा हूँ। मैं इनको आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर C++ और जावा को क्लियर क्यों नहीं किया है ना। जो C++ और जावा, है ना, C++ और जावा ये आते हैं आपके कंपाइल्ड लैंग्वेज की कैटेगरीज में, है ना। ये आते हैं आपके कंपाइल्ड लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आते हैं, है ना। C++ और जावा ये किस में आते हैं? कंपाइल्ड लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी आप C++ या जावा में मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया, यानी कि सपोज आपने कोई सोर्स कोड क्रिएट किया, मान लीजिए आपने कोई सोर्स कोड क्रिएट किया, तो इस सोर्स कोड को आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कंपाइल करना पड़ेगा। इस सोर्स कोड को क्या करना पड़ेगा? आपको कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, कंपाइल करने के बाद यदि ये एरर फ्री है ना, कंपाइल करने के बाद सपोज क्या है, ये एरर फ्री है ना, एरर फ्री है ना, कि उसमें से सपोज सारा एरर हट गया, यानी कि उसका क्या स्टेट हो गया? उस प्रोग्राम का क्या स्टेट हो गया? उसका स्टेट हो गया कंपाइल्ड, है ना, उसका क्या स्टेट हो गया? कंपाइल्ड, है ना। अब कंपाइल्ड होने के बाद ही, है ना, इस कंपाइल्ड होने के बाद ही इनमें लिखे गए प्रोग्राम को क्या किया जा सकता है? रन, है ना। यानी कि ऐसे लैंग्वेजेस जिसमें आपको सोर्स कोड के बाद कंपाइल करना पड़े, कंपाइल के बाद जब तक एरर ना हटे, और एरर हटने के बाद जब वह कंपाइल्ड हो जाए प्रॉपर्ली, उसके बाद ही ऐसे प्रोग्राम्स रन हो सके, है ना। और तो ऐसे प्रोग्राम्स जिन लैंग्वेजेस में बनेंगे जहां पर आपको सोर्स कोड के बाद कंपाइल करना पड़े और कंपाइल के बाद एरर हटाना पड़े, फिर आपका प्रोग्राम रन हो, तो इस तरह के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगे वो भले ही हाई लेवल लैंग्वेजेस हो, भले ही वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हो, उन्हें एक और दूसरा नाम दिया जा सकता है। वो नाम दिया जा सकता है उनका कंपाइल्ड लैंग्वेजेस।
तो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस, ये चीज सभी को क्लियर हुआ क्या? कंपाइल्ड लैंग्वेजेस, ये चीज क्लियर हुआ क्या सभी को? कंपाइल्ड लैंग्वेजेस सभी को क्लियर हुआ क्या? जल्दी बताइए। किसी को कोई डाउट है कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में? जल्दी बताइए। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए मैंने आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 5 एग्जाम्पल बताए थे। मैंने आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 5 एग्जाम्पल बताए थे। उसमें पहले 3 एग्जाम्पल थे सी, C++ और जावा। C++ और जावा। ठीक है, ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को मैं किस कैटेगरी में रख रहा हूँ? कंपाइल्ड लैंग्वेजेस की कैटेगरी में रख रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए आपने C++ और जावा में कोई सोर्स कोड लिखा, कोई प्रोग्राम लिखा, तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा? कंपाइल करना पड़ेगा, यानी कि उसमें चेक करना पड़ेगा आपको कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। जब तक आप उसका पूरा एरर नहीं हटा लोगे तब तक आपका वो प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा, है ना। सपोज आपने कंपाइल किया, है ना, यदि एरर नहीं हटा तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से सोर्स कोड को एडिट करना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे? दोबारा कंपाइल करोगे। मान लीजिए आपने कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद कोई एरर नहीं रहा, सारे एरर हट गए, तो प्रोग्राम का स्टेट क्या हो जाएगा? प्रोग्राम का स्टेट हो जाएगा कंपाइल्ड। इसके बाद आप क्या कर सकते हो? इसके बाद आप प्रोग्राम को रन कर सकते हो। यानी कि इस तरह का जो प्रोसेस है, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉलो होगा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगा कंपाइल्ड लैंग्वेज। अब क्लियर हुआ? कंपाइल्ड लैंग्वेज अब क्लियर हुआ आप लोगों को? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। कंपाइल्ड लैंग्वेज क्लियर हुआ? जिनको अभी डाउट था कंपाइल्ड लैंग्वेज में, उनको उनका डाउट क्लियर हुआ? और किसी को डाउट है कंपाइल्ड लैंग्वेज में? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। देखिए मैंने यहां पर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 5 एग्जांपल बताए। जो 5 एग्जांपल थे उनमें से 3 एग्जांपल कौन कौन से थे? 3 एग्जांपल थे C++ और जावा। ठीक है, तो मैं यहां पर C++ और जावा को कंपाइल्ड लैंग्वेजेस की कैटेगरी में रख रहा हूं। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस की कैटेगरी में मैं उन्हें इसलिए रख रहा हूं कि जब भी आप C++ और जावा में कोई प्रोग्राम बनाएंगे, यानी कि आप कोई भी सोर्स कोड लिखेंगे, तो उस सोर्स कोड को आपको कंपाइल करना पड़ेगा, यानी कि उसमें से क्या करना पड़ेगा? आपको एरर्स को चेक करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा? एरर्स को चेक करना पड़ेगा। जब आपने सारे एरर्स को चेक कर लिया और मान लीजिए एरर हट गया, एरर हट गया, इसका मतलब प्रोग्राम कहलाएगा कंपाइल्ड। प्रोग्राम कहलाएगा कंपाइल्ड। अब आप उस प्रोग्राम को रन या फिर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इज कंपाइल्ड लैंग्वेज अ सॉफ्टवेयर? देखिए कंपाइल्ड लैंग्वेज अपने आप में सॉफ्टवेयर नहीं है ना। कंपाइल्ड लैंग्वेज अपने आप में क्या है? सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन कंपाइल्ड लैंग्वेजेस की मदद से प्रोग्रामिंग करके आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस की मदद से प्रोग्रामिंग करके आप एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो। अब क्लियर हुआ? जिनका डाउट था अभी एक कि कंपाइल्ड लैंग्वेज एक सॉफ्टवेयर है, उसका आंसर उनको मिल गया क्या? जल्दी बताइए। ठीक है, मैं बोर्ड को क्लियर कर दूं क्या? आगे बढ़ूं? मैं बोर्ड को क्लियर कर दूं? ठीक है, अब मैं बोर्ड को क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए इसके बाद जो बचे हुए 2 एग्जांपल कौन से थे? बचे हुए 2 एग्जांपल थे यहाँ पर पर्ल और PHP, है ना। पर्ल और PHP, ये क्या थे? बचे हुए 2 एग्जांपल थे, है ना। पर्ल और PHP को रखा जा सकता है इंटरप्रेटेड, है ना। पर्ल और PHP को रखा जा सकता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस, इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस की कैटेगरी में इन्हें रखा जा सकता है। ठीक है,
अब हम पर्ल और पीएचपी को इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस की कैटेगरी में क्यों रख रहे हैं? उसका एक रीजन ये है कि सपोज आपने पर्ल और पीएचपी में कोई प्रोग्राम बनाया, यानी कि पर्ल और पीएचपी में सपोज हमने लिखा कोई भी सोर्स कोड, सपोज हमने कोई सोर्स कोड लिखा, तो यहाँ पर जो सोर्स कोड लिखा जाएगा इसको आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है ना, इसको आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसे डायरेक्टली रन कर सकते हो, आप इसे क्या कर सकते हो, डायरेक्टली रन कर सकते हो। ठीक है, इंटरप्रेटेड का मीनिंग मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, रन कर सकते हो। रन करने के लिए यहां पर यूज होगा आपका इंटरप्रेटर, है ना, रन करने के लिए यहां पर क्या यूज होगा, इंटरप्रेटर। ठीक है, यानी कि ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनमें सोर्स कोड को कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती और प्रोग्राम डायरेक्टली किस सॉफ्टवेयर पे लिखना और रन करना है। हाँ तुषार, आप किस चीज के लिए पूछ रहे हो? तुषार, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर करिए, थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर करिए तुषार आपका क्वेश्चन। सर ये पर्ल और पीएचपी, देखिए पर्ल और पीएचपी आपके सिलेबस में नहीं है, तो पर्ल और पीएचपी का आपको प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सी का प्रोग्राम लिखना है ना। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या है। ठीक है, क्लियर है? देखिए इंटरप्रेटेड का मतलब यह होता है, देखिए इंटरप्रेटेड का मतलब सिंपल सा मीनिंग आप इसको यह समझिए कि ऐसा कोड जिसमें कि आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, ऐसा कोड जिसमें कि आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप इंटरप्रेटर की मदद से किसी प्रोग्राम को रन करेंगे तो उसी स्क्रीन में क्या आ जाएगा, आपका एरर शो हो जाएगा, सेम स्क्रीन में आपका एरर शो हो जाएगा। और मान लीजिए आपका एरर हट गया है, तो डायरेक्टली आपका इंटरप्रेटर की मदद से प्रोग्राम रन हो जाएगा। इंटरप्रेटेड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? जल्दी बताइए, इंटरप्रेटेड का डाउट क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अभी मैं देखिए थोड़ी देर बाद अभी आपको इंटरप्रेटर और कंपाइलर की वर्किंग भी समझाने वाला हूं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए वो डाल लीजिए इंटरप्रेटर वर्किंग, है ना। नेक्स्ट हेडिंग आप क्या डाल लेंगे, इंटरप्रेटर वर्किंग, इंटरप्रेटर वर्किंग। ठीक है, अब इंटरप्रेटर की वर्किंग को कैसे समझेंगे? इंटरप्रेटर की वर्किंग को आप कुछ इस तरीके से समझें कि सपोज आपने लिखा कोई सोर्स कोड या फिर कोई प्रोग्राम लिखा, है ना। यह प्रोग्राम किसके पास जाएगा, यह प्रोग्राम जाएगा इंटरप्रेटर के पास, है ना। यानी कि इंटरप्रेटर का आप सिंपल सा मीनिंग यह समझिए कि इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम को, है ना, आपके प्रोग्राम को बिना किसी एरर चेकिंग के डायरेक्टली क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा, है ना। कंपाइलर क्या करेगा, आपका चेक करेगा, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा, चेक नहीं करेगा, डायरेक्टली कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो जब इंटरप्रेटर के पास जाएगा तो जब आपका सोर्स कोड रहेगा, है ना, इंटरप्रेटर के पास जाने के बाद क्या हो जाएगा, इंटरप्रेटेड कहलाएगा, है ना। यानी कि आपका जो प्रोग्राम है वो इंटरप्रेट हो चुका है ना, इंटरप्रेट हो चुका है। यदि उसमें कोई एरर नहीं है ना, यदि आपने जो भी कोड लिखा था इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में, यदि मान लीजिए उसमें कोई एरर नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो रन हो जाएगा। और मान लीजिए उसमें कोई एरर है
है ना, सपोज मान लीजिए उसमें कोई एरर है, तो एरर होने के बाद क्या हो जाएगा, जो भी प्रोग्राम है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, और स्टॉप होने के साथ साथ क्या होगा, आपको एरर दिखाई देगा, है ना, आपको क्या दिखाई देगा, एरर दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं रिपोर्ट एरर, यानी कि आपका इंटरप्रेटर जो है उस एरर को रिपोर्ट करेगा, आपकी स्क्रीन पे एरर को शो करेगा। क्लियर हुआ आपका इंटरप्रेटर का वर्किंग, सभी को क्लियर हुआ क्या, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, इंटरप्रेटर का वर्किंग सभी को क्लियर हुआ क्या, किसी को कोई डाउट है क्या इंटरप्रेटर की वर्किंग में, जल्दी बताइए। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं तुषार, देखिए इंटरप्रेटर का वर्किंग कुछ इस तरीके से होता है कि मान लीजिए आपने सबसे पहले लिखा सोर्स कोड, यह सोर्स कोड जाएगा इंटरप्रेटर के पास। इंटरप्रेटर अपने आप में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या फिर एक ऐसा टूल है ना, टूल है जो क्या करेगा, आपके सोर्स कोड को डायरेक्टली चेक नहीं करेगा, डायरेक्टली वो क्या करेगा, जस्ट उसको इंटरप्रेट कर लेगा, अपने पास कलेक्ट कर लेगा, है ना, कलेक्ट कर लेगा, सीपीयू के पास भेज देगा, सीपीयू प्रोसेस करने के बाद यह बोलेगा कि यह सोर्स कोड क्या है, इंटरप्रेटेड हो गया है, और मान लीजिए उसमें कोई एरर नहीं रहा, उस कोड में कोई एरर नहीं रहा, तो वो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। मान लीजिए उस इंटरप्रेटेड कोड में कोई एरर निकला, तो वो कोड या फिर वो प्रोग्राम वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, और स्टॉप होने के बाद आपके स्क्रीन पे या मॉनिटर पे एक एरर शो होगा कि इस प्रोग्राम में इस पर्टिकुलर लाइन पे कोई एरर है। तुषार अब क्लियर हुआ, तुषार, देवांगन, तुषार आपका डाउट क्लियर हुआ, तुषार, ठीक है, सभी को क्लियर है, मैं बोर्ड क्लियर कर दूं क्या, ठीक है, मैं बोर्ड को क्लियर कर रहा हूं, सभी ने नोट कर लिया क्या, ऐसा कोई है जो नोट नहीं किया है तो जल्दी बताइए, सभी लोग नोट कर लिए हो, ठीक है, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए अभी मैंने आपको बताया इंटरप्रेटर की वर्किंग के बारे में, अब मैं आपको बताऊंगा कंपाइलर की वर्किंग के बारे में, ठीक है, अब मैं बताऊंगा कंपाइलर की वर्किंग के बारे में। देखिए मैं भी जो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ या जो आपको डायग्राम बता रहा हूँ ना, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बुक में डिफरेंट मिले तो कंफ्यूज ना होए, है ना, जो मैं आपको डायग्राम जैसा बता रहा हूँ वो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है, आपके समझने के लिए। देखिए कंपाइलर की वर्किंग कैसे होती है, मान लीजिए आपने किसी सॉफ्टवेयर में या एडिटर में क्या लिखा, सपोज आपने लिखा सोर्स कोड, सपोज आपने क्या लिखा, सोर्स कोड, यह सोर्स कोड किसके पास जाएगा, कंपाइलर के पास जाएगा, यह किसके पास जाएगा, कंपाइलर के पास जाएगा। कंपाइलर ने यदि उसे सक्सेसफुली कंपाइल कर लिया, कंपाइलर ने उसे सक्सेसफुली कंपाइल कर लिया और उसमें कोई भी एरर नहीं निकला, तो वह कोड बन जाएगा आपका कंपाइल्ड कोड। वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कंपाइल्ड कोड। वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका कंपाइल्ड कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए कंपाइलर ने उस प्रोग्राम को चेक किया और उसमें निकला एरर, सपोज उसमें निकला एरर, सपोज उसमें क्या निकला, एरर निकला, तो एरर निकलने से क्या होगा, एरर स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, फ्लैग हो जाएगा, स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा आपको, फ्लैग एरर, मतलब एरर आपकी स्क्रीन पे शो होने लगेगा। और जब भी आपकी स्क्रीन पे एरर शो होने लगेगा तो क्या होगा, जो कंपाइल का प्रोसेस है ना, जो कंपाइल का प्रोसेस है, यानी कि जो कंपाइलेशन है, यानी कि जो कंपाइलेशन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टॉप। तो ये कंपाइलर का एक वर्किंग प्रोसेस है। सभी को कंपाइलर का वर्किंग क्लियर है क्या, जल्दी बताइए,
जल्दी बताइए सभी को, कंपाइलर का वर्किंग क्लियर है क्या? देखिए फ्लैग एरर का मतलब यह है, ठीक है, यहाँ पर फ्लैग में एक एस छूट गया है ना, ये फ्लैग्स एरर है। फ्लैग्स एरर का मतलब यह है कि आपकी स्क्रीन पे, है ना, जिस भी स्क्रीन पे आप काम कर रहे हैं उस स्क्रीन पे लगातार आपके एरर का नोटिफिकेशन जैसा आने लगेगा। आपकी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन पे दिखने लगेगा कि वो एरर है, आपका सॉफ्टवेयर बताने लगेगा डिफरेंट कलर्स की मदद से कि इस लाइन पे एरर है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैग्स एरर, है ना, उसको हम बोलते हैं फ्लैग्स एरर। ठीक है, अब क्लियर हुआ? जल्दी बताइए सभी को। जिनका फ्लैग्स एरर वाला डाउट था, है ना, जिनका इस पॉइंट पे डाउट था वो क्लियर हुआ क्या? इस पॉइंट पे जिनका डाउट था उनका डाउट क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो सभी को कंपाइलर की वर्किंग क्लियर है? सभी को कंपाइलर की वर्किंग क्लियर है? ठीक है, मैं बोर्ड को क्लियर कर दूं क्या? कैन आई क्लियर द बोर्ड? ठीक है, देखिए अब यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल थोड़ा सा बता देता हूँ कि कंपाइल्ड लैंग्वेज। हाँ चितरंजन, आपको कुछ पूछना है क्या? चितरंजन जल्दी बताइए। चितरंजन, चितरंजन आपको कुछ पूछना है क्या? ठीक है, नहीं पूछना है। देखिए जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं, है ना, जो भी कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं, कंपाइल्ड लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं? हाँ कंपाइल्ड लैंग्वेजेस के नाम बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस के नाम बताइए सभी लोग, कमेंट करके बताइए कौन कौन से कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, देखिए हाँ ठीक है, गुड, ठीक है, ऑल गुड। देखिए जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं, कौन, कोई पीएचपी नहीं, पीएचपी नहीं होता है कंपाइल्ड लैंग्वेज, कौन पीएचपी लिख रहा था? देखिए कंपाइल्ड लैंग्वेजेस कहाँ पे काम आता है? कंपाइल्ड लैंग्वेजेस काम आता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए, है ना। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस काम आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, है ना, या फिर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए काम आता है आपका कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद जो मैंने दूसरा बताया था वो बताया था मैंने इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इसके बाद जो मैंने दूसरा बताया था वो बताया था मैंने इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस के एग्जांपल आप लोग बता सकते हैं क्या? इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस के एग्जांपल बताइए जल्दी, जल्दी रिस्पॉन्स दीजिए। गुड अमीशा, गुड, वेरी गुड, ठीक है, गुड, ठीक है। देखिए हम्म देखिए जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होते हैं, जो भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होते हैं उनकी मदद से भास्कर ठाकुर, आप पर्ल के साथ फोटो क्यों बोल रहे हो? भास्कर ठाकुर, फोटो कौन सा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है? भास्कर ठाकुर, भास्कर, ऑटो करेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, बाई मिस्टेक, हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए फोटो नाम का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, पहले मैं बता दे रहा हूँ, है ना, वो होता है पर्ल और पीएचपी। ठीक है, पर्ल और पीएचपी। देखिए जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होते हैं, जो भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होते हैं उनकी, वो किसके लिए काम आते हैं? वो काम आते हैं आपके स्क्रिप्ट्स के लिए, है ना, वो काम आते हैं स्क्रिप्ट्स के लिए। स्क्रिप्ट का मतलब होता है छोटे छोटे कोड, है ना, स्क्रिप्ट का मतलब होता है छोटे छोटे कोड जिनको कि आपको कंपाइल करने का जरूरत नहीं पड़ता, है ना, आप डायरेक्टली इनको क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं। अब यह जो स्क्रिप्ट है कहाँ पे काम आएंगे? यह काम आएंगे आपके कंटेंट फॉर
यह काम आएंगे कंटेंट फॉर डायनेमिक वेबसाइट, कंटेंट फॉर डायनेमिक वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए, डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए आप इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? कंपाइल्ड लैंग्वेजेस का क्या यूज है, क्लियर हुआ? इसके बाद इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस का क्या यूज है? ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बताइए जल्दी। किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज का यदि ये सभी क्वेश्चन, हाँ यस सर पूरा क्लियर हो गया। देखिए इसका मतलब यदि आपको हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पूछेगा ना, तो आपको जो जो चीजें मैंने बताया है सभी चीजों को यदि आप लिखोगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको सभी चीजों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, सभी चीजों को क्या करना है। डायनेमिक वेबसाइट क्या है, देखिए मैं आपको डायनेमिक वेबसाइट का एक एग्जांपल बताता हूं। देखिए डायनेमिक वेबसाइट का मतलब होता है ऐसे वेब पेजेस, डायनेमिक वेबसाइट का मतलब होता है ऐसे वेब पेजेस या ऐसे वेबसाइट जहां पे जो पेजेस रहते हैं, है ना, जहां पे जो पेजेस रहते हैं, जहां जहां पे जो पेजेस रहते हैं वो क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली, है ना, लगातार चेंज होते रहते हैं, है ना, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक डायनेमिक वेब पेज का यदि हम एग्जांपल की बात करें, डायनेमिक वेब पेज या डायनेमिक वेबसाइट की बात करें, तो वो क्या होगा, वो हो सकता है आपका फेसबुक, है ना। यदि आप फेसबुक का वेबसाइट अच्छे से खोल के देखेंगे, आप आज ओपन करके देखना आप लोग फेसबुक का वेबसाइट, तो फेसबुक का जो वेबसाइट है वो बना है आपके पीएचपी में, है ना। फेसबुक का किस में बना है, पीएचपी में बना हुआ है ना। तो मैंने आपको पीएचपी का नाम किसके लिए बताया है, मैंने आपको पीएचपी का नाम बताया है इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस के लिए। तो क्लियर हुआ डायनेमिक वेबसाइट वाला, जिनका डाउट था उनको क्लियर हुआ क्या, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। और किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस का यूज फिर से देखो भास्कर, कंपाइल्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। भास्कर आपका डाउट क्लियर हुआ क्या? भास्कर, भास्कर जल्दी बताइए, भास्कर। ठीक है सर, और जो वेबसाइट जिसमें पेज चेंज नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? देखो ऐसे वेबसाइट जिनमें पेज चेंज नहीं होता, है ना, ऐसे वेबसाइट जिनमें पेज चेंज नहीं होता उनको हम बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट, है ना। ऐसे वेबसाइट जिनमें पेज चेंज नहीं होता उनको बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। देखो डायनेमिक वेबसाइट का मतलब यह होता है कि ऐसे वेबसाइट जिन पे यदि आप कोई एक्शन परफॉर्म करें या फिर आप कुछ इनपुट या आउटपुट दें, तो उनका जो कंटेंट है, उनके कंटेंट में तुरंत क्या होता है, चेंजेस आता है। ठीक है, उनको बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट। जिनका भी डायनेमिक वेबसाइट वाला डाउट था वो क्लियर हुआ, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। ठीक है, देखिए तो हाई लेवल लैंग्वेज सभी को क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ असेंबली लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ असेंबली लैंग्वेज के बारे में। तो सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, देखिए असेंबली लैंग्वेज का जो इस्तेमाल होता है बहुत ही कम होता है ना। पहले से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि असेंबली लैंग्वेज का जो इस्तेमाल होता है काफी कम होता है, यूज्ड रेयरली, है ना। असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है यूज्ड रेयरली। अब कहाँ पे होता है असेंबली लैंग्वेज का जो इस्तेमाल होता है, माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग के लिए, है ना। असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किसके लिए होता है, जनरली यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग के लिए। पहले इस्तेमाल होता था, है ना, पहले इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग के लिए भी हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। जो ओल्ड माइक्रो प्रोसेसर है ना, जो ओल्ड माइक्रो प्रोसेसर हैं उन्हीं में इस्तेमाल होता है असेंबली लैंग्वेज, है ना। यानी कि
जो ओल्ड, यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का मतलब यह है सीपीयू, है ना, सीपीयू के, ओल्ड सीपीयू के प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है आपका असेंबली लैंग्वेज। ये 2 पॉइंट सभी को क्लियर है क्या? स्क्रीन पे जो अभी आपको 2 पॉइंट डिस्प्ले हो रहे होंगे, यूज्ड रेयरली, ये, और उसके नीचे एक और पॉइंट है माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग। ये चीज आपको क्लियर हुआ क्या? जल्दी बताइए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए जल्दी। वाई यूज्ड रेयरली? देखो, रेयरली यूज इसलिए होता है क्योंकि जब से हाई लेवल लैंग्वेजेस आया है ना, तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? इजी टू रीड है, इजी टू रीड है और इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज है वो क्या है? हार्ड टू रीड है, हार्ड टू रीड है। अब मैं आपको यदि इसका एग्जांपल दूं, मान लीजिए मैं आपको एक असेंबली लैंग्वेज का एग्जांपल लिखता हूं। सपोज मैं लिख रहा हूं MOVAX, DX, है ना, ये क्या है? एक असेंबली लैंग्वेज का सपोज एग्जांपल है। क्या ये बताइए, क्या ये इजीली ह्यूमन रीडेबल है, इजी टू अंडरस्टैंड है क्या ये कोड जो मैंने अभी लिखा MOVAX, BX? ये क्या इजी रीडेबल है क्या? नहीं है, है ना, इजी रीडेबल नहीं है, ना ही ये इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, तो इसी तरह का होता है आपका एक असेंबली लैंग्वेज का कोड, है ना। यदि आपको इसका मीनिंग जानना है तो आपको सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज के बेसिक्स को समझना पड़ेगा, तब आप इनको इजीली समझ पाएंगे। अब यदि इसका मीनिंग मैं निकालूं, इसका मीनिंग क्या है ना, इसका मीनिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इसका मीनिंग यह है कि BX नाम का जो रजिस्टर है, इसका कंटेंट मूव हो रहा है AX में, है ना। BX का डेटा किस में जा रहा है? AX में। ठीक है, तो इस तरीके का ये कॉम्प्लेक्स हार्ड टू रीड कोड्स रहते हैं असेंबली लैंग्वेजेस में। ठीक है, देखिए हमारे सिलेबस में हमको ज्यादा फोकस करना है हाई लेवल लैंग्वेज पे, लेकिन हमको साथ ही साथ थोड़ा बहुत बेसिक्स भी पता होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर पढ़ा असेंबली लैंग्वेज को। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर पढ़ा असेंबली लैंग्वेज को। तो अभी तक मैंने जितना आप लोगों को बताया वो क्लियर है सभी को क्या? जल्दी बताइए। ठीक है, ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी। ठीक है, सभी लोग नोट कर लिए इसको सभी लोगों ने नोट कर लिया क्या? जल्दी बताइए। ठीक है, ठीक है, मैं बोर्ड को क्लियर कर दे रहा हूं। सर हमारे कोर्स में असेंबली लैंग्वेज है क्या? देखिए हमारे कोर्स में असेंबली लैंग्वेज नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। हमें सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ना है, जिसका नाम है, हमें आपकी हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही पढ़ना है, दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है ना। ठीक है, इसके बाद देखिए जो मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो तीसरा टाइप बताया था, है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मैंने जो तीसरा टाइप आपको बताया था वो था आपका मशीन लैंग्वेज। तीसरा टाइप मैंने आपको क्या बताया था? मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, मशीन लैंग्वेज। हेडिंग सभी ने नोट कर लिया, मशीन लैंग्वेज। सर सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है? देखो, सी जो है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी में हम एक प्रोसीजर का यूज करके कार्य करते हैं, जबकि यदि हमें सी प्लस प्लस में कार्य करना है तो हमें हर बार एक ना एक ऑब्जेक्ट जरूर क्रिएट करना पड़ेगा और बहुत सारे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। भास्कर आपका डाउट क्लियर है? जल्दी बताइए। भास्कर आपका डाउट क्लियर है क्या? भास्कर,
ठीक है, देखो सभी ने हेडिंग डाल लिया मशीन लैंग्वेज। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ मशीन लैंग्वेज के बारे में। देखिए जो भी मशीन लैंग्वेजेस रहते हैं वो बाइनरी के फॉर्म में होते हैं। मशीन लैंग्वेज किसके फॉर्म में होते हैं? बाइनरी के फॉर्म में। यानी आपको यदि कोई मशीन लैंग्वेज में कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखना है तो आप जनरली ऐसे लिख सकते हैं, 0, है ना, ये क्या है, मशीन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इस मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन समझ नहीं सकता। देखिए ये जो कोड लिखा हुआ है 00110011, क्या आपको समझ में आ रहा है कि क्या ये क्या चीज है? क्या यह जो लिखा हुआ यह ह्यूमन रीडेबल है? यह जो लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल रीडेबल नहीं है। देखिए अब इसको यदि इसको समझना है ना, इसको समझना, इसको कौन समझ सकता है? इसको सिर्फ और सिर्फ मशीन समझ सकता है ना, इसको सिर्फ और सिर्फ मशीन यानी कि कंप्यूटर समझ सकता है, इसको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जो इस तरह के जो लैंग्वेज होते हैं, है ना, जो भी मशीन लैंग्वेज होता है वो यूज किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, है ना। वो किसके द्वारा यूज किया जाता है? कंप्यूटर के द्वारा, है ना। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ इसी लैंग्वेज को समझता है ना। भले ही आप हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाओगे, लेकिन आप ये बात याद रखना कि कंप्यूटर ABCD XYZ को नहीं समझता है। कंप्यूटर किसको समझता है? बाइनरी लैंग्वेज की भाषा को ही समझता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज की भाषा को ही कंप्यूटर समझता है। यानी कि जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे, सोर्स कोड, है ना, वो लास्ट में कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट होने के बाद किसमें कन्वर्ट होता है? वो कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो मशीन लैंग्वेज समझ में आया क्या? जल्दी बताइए सभी लोग। ठीक है, इसके अलावा मशीन लैंग्वेज क्या होता है? हार्ड टू रीड होता है। मशीन लैंग्वेज सभी को समझ में आया क्या? जल्दी बताइए, किसी को कोई डाउट है क्या मशीन लैंग्वेज में? ठीक है, देखिए तो अभी मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बताया। ठीक है, अब अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन कौन से गुण होते हैं। देखिए जो भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, जो भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या होना चाहिए? वो सिंपल होना चाहिए। जो भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सिंपल होना चाहिए। सिंपल इसलिए होना चाहिए, यदि सिंपल होगा तभी आप क्या करोगे? उसे यूज करने की कोशिश करोगे, या आप उसे यूज करना चाहोगे, या फिर आप सीखना चाहोगे। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होना चाहिए? इजी टू लर्न होना चाहिए। इजी टू लर्न होना चाहिए, यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना आसान होना चाहिए। यदि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आसान होगी तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोग सीखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोग्राम बनाएंगे, और उससे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेप्थ का पता चलता है कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कितने लोग सीखते हैं या सीखना चाहते हैं। तो ये दो चीजें अभी तक आपको समझ में आई क्या? जल्दी बताइए। इसके अलावा इजी टू लर्न का मतलब यह होता है कि इसके जो सिंटेक्स हैं या इनके जो वर्ड्स हैं
वो डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये सारे इसलिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है, इसलिए इजी टू लर्न की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो है आपका इजी टू यूज। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इजी टू यूज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करना आसान होना चाहिए, उससे रिलेटेड आपके पास सारे हेल्प टॉपिक्स, सारे डिटेल्स अवेलेबल होने चाहिए। जिस भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर में सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, सारे टूल्स अवेलेबल होने चाहिए। इसके बाद जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका गुड रीडेबिलिटी। गुड रीडेबिलिटी यानी कि पढ़ने में आसान होना चाहिए, है ना, पढ़ने में आसान होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं गुड रीडेबिलिटी। नेक्स्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ह्यूमन ह्यूमन रिकॉग्नाइजेबल। ह्यूमन रिकॉग्नाइजेबल यानी कि ह्यूमन को उसके कैरेक्टर्स, उसके सिंबल्स समझ में आने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने बना दिया या किसी प्रोग्रामर ने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दिया लेकिन उसके ना तो वर्ड्स क्लियरली विजिबल हो रहे हैं, ना वर्ड्स समझ आ रहे हैं, ना सिंबल समझ आ रहे हैं। इसलिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए। अभी तक जो मैंने बोला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स सभी को समझ में आ रहा है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स में? जल्दी बताइए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी को कोई डाउट है क्या? जल्दी बताइए। ठीक है, गुड। ठीक है, इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, जैसे कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आईडीई यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, है ना, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होना चाहिए। एक ऐसा इन्वायरमेंट या फिर एक ऐसा टूल, एक ऐसा इन्वायरमेंट या फिर एक ऐसा टूल जहां पर आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारी चीजें एक जगह पर मिल जाएं, एक सॉफ्टवेयर में मिल जाए। ऐसा होना चाहिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो है एब्स्ट्रैक्शन। वो है एब्स्ट्रैक्शन। हाँ, आईडीई का फुल फॉर्म मैं बता रहा हूं, नोट कर लीजिए आप लोग सभी लोग। आईडीई का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईडीई का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। सभी को क्लियर है? आईडीई का फुल फॉर्म सभी को क्लियर है? ठीक है, देखिए यहां पर एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यह होता है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यह होता है कि यूजर के लेवल के अकॉर्डिंग, यूजर के लेवल के अकॉर्डिंग उसको इंफॉर्मेशन, यूजर के लेवल के अकॉर्डिंग उसको इंफॉर्मेशन दिखना चाहिए, है ना, यूजर के लेवल के अकॉर्डिंग उसको इंफॉर्मेशन दिखना चाहिए। मान लीजिए यदि कोई प्रोग्रामर है, यदि कोई प्रोग्रामर है तो उसे सारे डिटेल्स देखनी चाहिए। और यदि कोई यूजर है ना, मान लीजिए कोई नॉर्मल यूजर है जिसे सिर्फ और सिर्फ कोई कैलकुलेशन करना है ना, तो उसे सिर्फ और सिर्फ वही हिस्सा दिखना चाहिए जहां पर इनपुट 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 को डालने का बॉक्स हो, है ना। ठीक है, तो उस फैसिलिटी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्शन की भी फैसिलिटी होनी चाहिए, है ना। जिस यूजर के लिए जितना हिस्सा इंपॉर्टेंट है, जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है, उस यूजर को सिर्फ और सिर्फ वही चीजें दिखाई देनी चाहिए। क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, क्लियर हुआ? इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
या जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो है एफिशिएंट, वो है एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब यह है कि इसमें जो भी आप प्रोग्राम बनाओगे, है ना, इसमें जो भी आप प्रोग्राम बनाओगे, है ना, उनका जो लाइंस ऑफ कोड का जो साइज है ना, या उनका जो एग्जीक्यूट होने का जो स्पीड है ना, उनका जो एग्जीक्यूट स्पीड, प्रोग्राम के जो एग्जीक्यूट होने का जो स्पीड है वो क्या होना चाहिए, वो फास्ट होना चाहिए, वो स्लो नहीं होना चाहिए, है ना। इसका मतलब यह है कि सपोज मान लीजिए मैं कोई 10 लाइन का प्रोग्राम लिखा हूं, है ना, यदि 10 लाइन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में 10 मिनट लग रहा है, यदि 10 लाइन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में सपोज 10 मिनट लग रहा है, तो क्या वो प्रोग्राम एफिशिएंट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो स्लो हो गया वहां पर, है ना। और यदि 10 लाइन का प्रोग्राम सपोज 1 मिली सेकेंड में या 1 नैनो सेकेंड में एग्जीक्यूट हो जा रहा है, तो वो क्या माना जाएगा? वो माना जाएगा एफिशिएंट। मतलब यहां पर किससे रिलेटेड है? यहां पर रिलेटेड है आपके स्पीड से। यहां तक सभी को क्लियर है क्या? जल्दी बताइए। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है पोर्टेबिलिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है पोर्टेबिलिटी। अभी किसी ने कुछ डाउट पूछा है क्या? अभी क्या किसी ने कोई डाउट पूछा है क्या? कोई क्वेश्चन पूछा है क्या? जल्दी बताइए, मेरे स्क्रीन से गायब हो गया है, जल्दी बताइए। किसी को कोई डाउट है क्या? प्रीवियस पॉइंट, भास्कर कौन सा प्रीवियस पॉइंट बोल रहे हो? भास्कर कौन सा प्रीवियस पॉइंट बोल रहे हो? थोड़ा सा मेंशन करो तो आपका डाउट क्या है। भास्कर, भास्कर एब्स्ट्रैक्शन को बोल रहे हैं। अच्छा देखिए, एब्स्ट्रैक्शन को मैं एक बार फिर, अच्छा अभी भास्कर आपने क्या बोला? भास्कर, भास्कर एब्स्ट्रैक्शन, हाँ एब्स्ट्रैक्शन वाला है, ठीक है बता रहा हूँ। हाँ सौरभ मेहता, सौरभ महतो, आपको कुछ, सौरभ महतो आपको कुछ पूछना है क्या? सौरभ महतो, अच्छा एब्स्ट्रैक्शन वाला ही है। हाँ ठीक है, मैं एब्स्ट्रैक्शन वाला ही बता रहा हूँ। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि यूजर के लेवल के अकॉर्डिंग, यूजर के लेवल के अकॉर्डिंग उसको क्या शो होगा? इंफॉर्मेशन, है ना, यूजर के लेवल के अकॉर्डिंग उसको शो होगा इंफॉर्मेशन। मान लीजिए प्रोग्रामर है ना, मान लीजिए प्रोग्रामर है ना, मान लीजिए प्रोग्रामर है, तो उस प्रोग्रामर को प्रोग्राम से रिलेटेड सारी डिटेल्स शो होने चाहिए, है ना। और मान लीजिए कोई एक नॉर्मल यूजर है ना, मान लीजिए कोई एक नॉर्मल यूजर है ना, तो नॉर्मल यूजर को क्या शो होना चाहिए? नॉर्मल यूजर को सिर्फ और सिर्फ इनपुट, इनपुट या फिर आउटपुट स्क्रीन ही शो होना चाहिए, है ना। तो इस तरह की फैसिलिटी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होनी चाहिए। अब क्लियर हुआ क्या? जल्दी बताइए सभी लोग, आप सभी लोगों को एब्स्ट्रैक्शन क्लियर हुआ? एब्स्ट्रैक्शन सभी लोगों को क्लियर हुआ क्या? जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी। ठीक है, हाँ जयप्रकाश, हाँ क्लियर हो गया, ठीक है, जयप्रकाश को भी क्लियर हो गया, अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, देखिए इसके बाद जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो था आपका पोर्टेबिलिटी, है ना। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो था पोर्टेबिलिटी। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो था पोर्टेबिलिटी। यदि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो,
है ना। यदि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो तो जो उसका साइज है ना, उस प्रोग्राम का जो साइज है, ओवरऑल साइज है, काफी कम क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, है ना, काफी लेस होना चाहिए। किस में होना चाहिए, है ना, या तो किलोबाइट में या फिर मेगाबाइट में, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, है ना, या तो किलोबाइट में या फिर मेगाबाइट में, है ना। प्रोग्राम का साइज, है ना, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने हुए प्रोग्राम का साइज जितना कम होगा, है ना, वो इतना पोर्टेबल कहलाएगा। ऐसा क्यों, मान लीजिए आप किसी सिस्टम में क्या बना रहे हो, प्रोग्राम बना रहे हो, और आपका सपोज सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम से आपको सपोज कॉपी करके कट करके किसी दूसरे सिस्टम पे ले जाना है, दूसरे सिस्टम पे ले जाना है, और वहां पे क्या करना है, आपको रन करना है ना, रन करना है। तो यदि आपका जो प्रोग्राम का साइज है काफी जीबी में रहेगा, गीगाबाइट में रहेगा, तो क्या आप उसको इजीली पेन ड्राइव में कैरी कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे। इसीलिए किसी भी प्रोग्राम का जो साइज है वो पोर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कोई भी प्रोग्राम जो बनेगा उसका साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इजी टू कैरी होना चाहिए, है ना, और इजी टू रन। यानी कि यदि आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोज सी का कोई प्रोग्राम बनाया, तो यदि आप उसको लाइनेक्स में रन करना चाहते हैं, है ना, आपने कोड को कॉपी किया, है ना, लाइनेक्स में भी रन हो जाना चाहिए वो प्रोग्राम, है ना, माइनर करेक्शन के साथ, है ना। हो सकता है कि यदि आप विंडोज में कोई प्रोग्राम बनाए हो, यदि आप उसको लाइनेक्स में रन करोगे तो आपको हो सकता है कोड में कोई माइनर चेंजेस करने पड़ेंगे, फिर भी वो प्रोग्राम क्या कहलाएगा, वो प्रोग्राम पोर्टेबल कहलाएगा। तो सभी को क्लियर हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स सभी को क्लियर हुआ क्या, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए सभी लोग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स सभी को क्लियर हो गए, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें। ठीक है, सौरभ महतो, आप अपना इसमें सेक्शन में जाके लोअर हैंड्स कर दीजिए, आपका हैंड लगातार यहाँ पे शो हो रहा है सौरभ महतो। ठीक है, गुड। ठीक है, मैं बोर्ड को क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए, तो ये आपका इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये हेडिंग सभी लोग नोट कर लीजिए। अब हम इसी हेडिंग पे डिस्कशन करेंगे, सभी लोग नोट कर लीजिए इसे अच्छे से। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में जो पहला टॉपिक है वो है डिस्क। पहला जो टॉपिक है वो क्या है, डिस्क। ठीक है, यहां पर जो सर एक बार लास्ट क्लास के टाइप प्लीज। अच्छा, एक मिनट सुनिए, किसने अभी क्या बोला, एक बार फिर से बोलिए, तो मेरे स्क्रीन से हट गया है। एक बार फिर से टाइप कर दीजिए, आपका कमेंट स्क्रीन पर से हट गया है, जल्दी जल्दी फिर से टाइप करिए। सर एक बार लास्ट क्लास के टाइप प्लीज, सबको सब कुछ को समराइज करवा देंगे क्या। हाँ, क्या सभी को आज की क्लास का शुरुआत से लेके अब तक का रिवीजन चाहिए क्या, जल्दी बताइए। बाकी लोग भी, क्या सभी को, बाकी लोगों को भी रिवीजन चाहिए क्या। सर हाफ, हाँ, सभी को रिवीजन चाहिए, सभी लोग को रिवीजन चाहिए। और जिन लोगों को कमेंट करना बाकी उन लोग भी कमेंट कर लीजिए।
सभी को रिवीजन चाहिए ना? ठीक है, किसी को रिवीजन में कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताइए, किसी को रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं है ना? सर हर क्लास में लास्ट हाफ एन आवर रिवीजन ही होना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, रिवीजन मैं करा दूंगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि नेक्स्ट क्लास में मैं डायरेक्ट यहाँ से चालू करूंगा, इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पे चालू करूंगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में आपका ये टॉपिक से स्टार्ट होगा। इस चीज के लिए सभी को क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका यहाँ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से ही चालू होगा। ओके, सभी को ओके है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सभी को ओके है? ठीक है, ठीक है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहा, इसमें हमने जो स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग से। हमने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग से। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग से जब हमने स्टार्ट किया तो हमने यह जाना, हमने यह समझा कि यदि आपको प्रोग्रामिंग करना है तो आपको इससे रिलेटेड क्या पता होना चाहिए? लैंग्वेज पता होना चाहिए, है ना। इससे रिलेटेड क्या पता होना चाहिए? लैंग्वेज पता होना चाहिए। जब आपको लैंग्वेज पता रहेगा तभी आप क्या बना पाओगे? तभी आप बना पाओगे प्रोग्राम, है ना। तो इसीलिए किसकी जरूरत पड़ी? इसीलिए जरूरत पड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ी। इसीलिए किसकी जरूरत पड़ी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ी। अब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या चीजें होती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कमांड्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है कमांड्स। इसके अलावा प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में हो सकता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है सिंटैक्स। जब हम कमांड के बारे में बात कर रहे थे तो हमने आपको यह बताया कि यदि हम कमांड के एग्जांपल के लिए डिस्कस करें तो कमांड के कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि डेट और टाइम ये हो सकते हैं कमांड के एग्जांपल। अब डेट और टाइम कमांड के एग्जांपल कहाँ पे ये इस्तेमाल होते थे? ये इस्तेमाल होते थे आपके MS-DOS में इस्तेमाल होते थे, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे कमांड्स हो सकते हैं। जब हमने इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कशन किया तब हमने आपको यह बताया कि इंस्ट्रक्शन में जब भी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो इंस्ट्रक्शन क्या हो सकता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सभी का क्या हो सकता है? अलग अलग इंस्ट्रक्शन हो सकता है। जब भी हम एक इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से देंगे, अच्छे ढंग से देंगे, तो इंस्ट्रक्शन से जो हमको आउटपुट मिलेगा वो एक मीनिंगफुल आउटपुट होगा, मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव आउटपुट होगा। लेकिन यदि हम कोई कमांड देंगे तो उससे बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि हर बार कोई मीनिंगफुल या प्रोडक्टिव आउटपुट आए, है ना। और इसके बाद जब हमने सिंटैक्स के बारे में चर्चा की तो सिंटैक्स में हमने यह देखा कि सिंटैक्स क्या है? रूल फॉर राइटिंग प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम को लिखने के लिए कौन कौन से रूल हैं, वो था आपका सिंटैक्स। इसमें जो हमने एग्जांपल देखा, सिंटैक्स के लिए हमने जो एग्जांपल लिया वो था आपका प्रिंटफ वाला। तो प्रिंटफ में हमने लिखा था यहाँ पर आई एम हीरो। यहाँ पर प्रिंटफ एक फंक्शन था और जिसके अंतर्गत सिंटैक्स में यहाँ पर फॉलो हुआ आपका सर्कुलर ब्रैकेट बोलते हैं इसको बोलते हैं डबल कोट, और ये है बीच में कोई कमेंट है ना। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि यहाँ पर आप इसी को लिखो, आप अपने मन से कुछ दूसरा भी लिख सकते हो। ये अगेन डबल कोट है, ये है क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट और ये है सेमीकोलन। तो प्रिंटफ की सिंटैक्स में
ये सारी चीज प्रिंटफ की सिंटेक्स में क्या फॉलो होता है कि प्रिंटफ सबसे पहले एक स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ होना चाहिए, फिर सर्कुलर ब्रैकेट होना चाहिए यहाँ पर, फिर डबल कोट होना चाहिए, फिर बीच में आप चाहो तो यहाँ पर कई कमेंट लिख सकते हो, इसके बाद आप यहाँ पर डबल कोट, फिर अगेन सर्कुलर ब्रैकेट, फिर सेमीकोलन। तो सिंटेक्स में हमने आपको यह बताया। इसके बाद हमने आपको यह बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डिफरेंट क्या हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में हमने आपको बताया। तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमने आपको यह बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो सकते हैं, लेकिन यदि लेवल्स के बेसिस पे देखा जाए, यदि लेवल्स के बेसिस पे देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होंगे। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा हाई लेवल लैंग्वेजेस को, उसमें सबसे पहले हमने देखा हाई लेवल लैंग्वेजेस को, इसके बाद असेंबली लैंग्वेजेस, इसके बाद असेंबली लैंग्वेजेस एंड देन मशीन लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन, असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। हाँ तुषार, आप कुछ कहना चाहते हो क्या? तुषार, तुषार, तुषार। नो सर, गलती से हो गया था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। देखिए, इसके बाद जो जब हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस को पढ़ा, हाई लेवल लैंग्वेज को पढ़ा, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमने यह जाना कि यह था इजी टू रीड। हाई लेवल लैंग्वेज क्या था? इजी टू रीड था, और हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू यूज था। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम एक ह्यूमन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते थे, यानी कि हम प्रोग्राम लिखने के लिए सपोज इंग्लिश का इस्तेमाल करते थे, तो इंग्लिश के वर्ड्स को, सेंटेंसेस के बारे में हमको आइडिया है, हमें पता है कि कौन सा वर्ड का क्या मीनिंग है, तो उसमें हम समझ जाते हैं इजीली। तो जब भी हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम लिखते थे एक ह्यूमन लैंग्वेजेस की मदद से, तो प्रोग्रामर के लिए सोर्स कोड को क्रिएट करना, सोर्स कोड को क्रिएट करना यानी कि प्रोग्राम को क्रिएट करना, प्रोग्राम को लिखना थोड़ा सा आसान हो जाता था, आसान हो जाता था। और जब भी एक प्रोग्रामर एक सोर्स कोड यानी कि एक प्रोग्राम को लिखता था, तो उसके लिए वो इस्तेमाल करता था कुछ वर्ड्स को या फिर सिंबल्स को, वर्ड्स को या फिर सिंबल्स को क्या करता था? इस्तेमाल करता था। यानी कि जब भी एक सोर्स कोड लिखा जाएगा तो उसमें वर्ड्स और सिंबल्स दोनों रहेंगे। तो वर्ड्स और सिंबल्स दोनों रहेंगे, यानी कि जो सोर्स कोड का जो टेक्स्ट होगा वो होगा अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट होगा। वो किस तरह का टेक्स्ट होगा? वो होगा अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि उसमें अल्फाबेट भी हो सकता है और न्यूमेरिक सिंबल्स, नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यही सोर्स कोड जो होता है पूरे प्रोग्राम का या पूरे सॉफ्टवेयर का मेन बेस होता है। उसी के बेसिस पे एक अच्छा प्रोग्राम और अच्छा सॉफ्टवेयर क्या होता है? क्रिएट होता है। ठीक है, इसके बाद हमने आपको यह बताया कि हाई लेवल लैंग्वेजेस के हमने आपको 5 एग्जाम्पल बताए। हाई लेवल लैंग्वेज की क्या बताए? 5 एग्जाम्पल बताए। हमने बताया कि 5 एग्जाम्पल कौन कौन से? सी, C++, जावा, जावा, पर्ल, PHP, ये सब हमने आपको बताया। इसमें हमने C++ और जावा को हमने रखा कंपाइल्ड लैंग्वेजेस की कैटेगरी में, हमने इनको रखा कंपाइल्ड लैंग्वेजेस की कैटेगरी में। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें करना पड़ता था कंपाइल, इन्हें क्या करना पड़ता था? कंपाइल करना पड़ता था। कंपाइल करने के बाद हमें इसमें यह देखना पड़ता था कि क्या इनसे एरर हटा है कि नहीं। एरर हटने के बाद वो कहलाता था कंपाइल्ड। इसके बाद हमने देखा कि पर्ल और PHP भले ही हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, है ना, लेकिन इन्हें रखा जा सकता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस की कैटेगरी में। इन्हें हमने कहा इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस।
इंटरप्रेटेड का मतलब है यहाँ पर यह है कि पर्ल और पीएचपी में यदि आप कोई भी प्रोग्राम बनाओगे उनको आपको कंपाइल करने की क्या है, जरूरत नहीं है, कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। आप उनको डायरेक्टली रन कर सकते हो। जैसे ही वो रन होगा, यदि कोई एरर होगा तो वो उसी स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। इसके बाद हमने आपको बताया कंपाइलर और इंटरप्रेटर की वर्किंग के बारे में हमने आपसे थोड़ा सा डिस्कशन किया। तो कंपाइलर की वर्किंग के बारे में बताते समय हमने आपको यह बताया कि जब कोई सोर्स कोड लिखा जाता है, जब कोई सोर्स कोड लिखा जाता है तो लिखने के बाद वो कंपाइलर के पास जाता है कंपाइल होने के लिए, कंपाइल होने के लिए। यदि सपोज उसमें कोई एरर नहीं है, सपोज कोई एरर नहीं है, तब वह प्रोग्राम क्या हो जाता है, रन हो जाता है। तो वो प्रोग्राम रन हो जाता है। यदि मान लीजिए सर इज पाइथन लैंग्वेज इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, देखिए जो पाइथन है, पाइथन के बारे में देखिए, पाइथन में ना इंटरप्रेट भी होता है और थोड़ा सा कंपाइल भी होता है ना। तो पाइथन को आप किस में रख सकते हो, पाइथन इज अ टाइप ऑफ हाइब्रिड लैंग्वेज, ठीक है। पाइथन इज अ टाइप ऑफ हाइब्रिड लैंग्वेज, यानी कि पाइथन में कंपाइलर का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा और इंटरप्रेटर का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। साथ ही साथ इसमें कुछ कुछ असेंबलर का भी कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। इसलिए पाइथन को एक आप हाइब्रिड लैंग्वेज की कैटेगरी में रह सकते हो, क्योंकि पाइथन की मदद से एप्लीकेशन भी बनता है और पाइथन की मदद से वेबसाइट पे, पाइथन वेबसाइट पे भी रन होता है। क्लियर हुआ पाइथन वाला डाउट, सभी को क्लियर हुआ क्या? जिनका पाइथन वाला डाउट था वो क्लियर हुआ क्या? ठीक है, देखिए तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कंपाइलर के बारे में, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कंपाइलर के बारे में, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कंपाइल करने के बाद एरर मिलता था, कंपाइल करने के बाद एरर मिलता था, तो उस एरर को हमको क्या करना पड़ता था, रिमूव जरूर करना पड़ता था। उसके बाद एरर को रिमूव करने के बाद वह दोबारा कंपाइल होता था। एरर को रिमूव करने के बाद क्या होता, दोबारा कंपाइल होता था, फिर जाके क्या होता था, वो रन होता था। तो कंपाइलर का प्रोसेस कुछ इस तरीके से था। इसके बाद हमने आपसे डिस्कशन किया, इसके बाद हमने आपसे डिस्कशन किया इंटरप्रेटर की वर्किंग के बारे में, ठीक है। तो इंटरप्रेटर कैसे काम करता था कि सपोज हमने कोई सोर्स कोड लिखा, सोर्स कोड लिखा, तो वो जाता था इंटरप्रेटर के पास, वो जाता था इंटरप्रेटर के पास और डायरेक्टली क्या हो जाता था, रन हो जाता था, है ना। डायरेक्टली क्या हो जाता था, रन हो जाता था। डायरेक्टली रन कब होता था, जब उस डायरेक्टली रन हो जाता था और रन होने के साथ साथ मान लीजिए उसमें कोई एरर आया है, रन होने के साथ साथ क्या उसमें सपोज कोई एरर आया है, तो वो एरर क्या होता था, उसी स्क्रीन पे क्या होता था, दिखाई देता था। वो एरर क्या होता था, उसी स्क्रीन पे दिखाई देता था। इसके बाद हमने आपको बताया, इसके बाद हमने आपको बताया असेंबली लैंग्वेजेस के बारे में। इसके बाद हमने आपको बताया असेंबली लैंग्वेजेस के बारे में। तो असेंबली लैंग्वेजेस में हमने आपको यह बताया कि इनमें जो इंस्ट्रक्शन लिखा जाता था वो हार्ड टू रीड था, उसे पढ़ना काफी मुश्किल होता था और इसका इस्तेमाल जो होता था, और इसका जो इस्तेमाल होता था वो रेयरली होता था, है ना। असेंबली लैंग्वेज का जो इस्तेमाल होता था वो रेयरली होता था, काफी कम होता था असेंबली लैंग्वेजेस का इस्तेमाल। असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल क्या होता था, रेयरली होता था। कहाँ पे होता था, ये आपके सीपीयू यानी कि जो ओल्ड सीपीयू थे, है ना, पुराने सीपीयू, पुराने प्रोसेसर के प्रोग्रामिंग के लिए
असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, जिसके लिए हमने आपको एक छोटा सा एग्जांपल असेंबली लैंग्वेज का बताया था। वो हमने बताया था आपको MOVAX, BX। इसमें हमने आपको यह बताया था कि BX का कंटेंट मूव हो रहा था AX में, जो कि काफी समझने में मुश्किल था, है ना, समझने में मुश्किल था। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ क्या? जल्दी बताइए, यहां तक सभी को क्लियर हुआ क्या? जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक है, लास्ट में हमने आपको बताया, लास्ट में हमने आपको बताया मशीन लैंग्वेजेस के बारे में। लास्ट में हमने आपको बताया मशीन लैंग्वेजेस के बारे में। तो मशीन लैंग्वेज ऐसे लैंग्वेज थे जिसको सिर्फ और सिर्फ मशीन समझ सकता था, जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या समझ सकता था? मशीन समझ सकता था। इसलिए हमने उसको बोला कि वो मशीन रीडेबल है, इसको सिर्फ और सिर्फ मशीन समझ सकता है, इसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता। अब यदि हम मशीन लैंग्वेज में कोई इंस्ट्रक्शन लिखते थे या मशीन लैंग्वेज में कोई कोड लिखते थे, वो किस तरीके से होता था? वो कुछ इस तरीके से होता था, 0011 000, इस तरीके से होता था, है ना। तो इसको क्या है, इसको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता था। फिर हमने आपको यह बताया कि जो भी आप प्रोग्रामिंग करते हो, भले आप उसको अल्फाबेट में लिख रहे हो, लेकिन आफ्टर कंपाइल होने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद, वो लास्ट में किस में कन्वर्ट होता था? वो मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि मशीन लैंग्वेज को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज किसके काम आएगा? कंप्यूटर के काम आएगा। कंप्यूटर आपकी ABCD को नहीं समझेगा, कंप्यूटर उसको समझेगा कि जो आपने प्रोग्राम लिखा, जब आपने उसको कंपाइल किया, जब वो प्रोग्राम रन हो गया, तो रन होने के बाद वो एक बाइनरी लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और वो गया कंप्यूटर के पास। तो कंप्यूटर ने उसमें समझा कि हाँ ये चीज ये है ना। कंप्यूटर आपके ABCD को एक्चुअली में नहीं समझेगा। ठीक है, तो यहां तक सभी को समझ में आया क्या? यहां तक सभी को समझ में आया क्या? जल्दी बताइए, किसी को कुछ डाउट है क्या? जल्दी बताइए। ठीक है, देखिए इसके बाद, देखिए इसके बाद हमने जो डिस्कशन किया था, इसके बाद जो हमने डिस्कशन किया था, वो हमने डिस्कशन किया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। इसके बाद जो हमने डिस्कशन किया था, वो डिस्कशन हमने किया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसके बाद हमने जो डिस्कशन किया, वो डिस्कशन किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले हमने आपको बताया कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए, उसके जो फंक्शंस हैं, जो भी उसके मेथड्स हैं, वो सिंपल होने चाहिए, इजी रीडेबल होने चाहिए, इजीली समझ में आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने आपको यह बताया कि एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इजी टू लर्न होना चाहिए, उसके जो भी सिंटैक्स हैं, जो भी उसके कैरेक्टर सेट्स हैं, जो भी उसमें अल्फाबेट्स हैं, वो इजी टू लर्न होने चाहिए, आसानी से समझ में आने चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड हेल्प आपके सॉफ्टवेयर में मौजूद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने आपको यह बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो इजी टू यूज होना चाहिए, इजी टू यूज होने चाहिए। यानी कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी सिंबल्स, सेट ऑफ कैरेक्टर्स ये जो यूज किए गए हैं, उनको यूज करना आसान होना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने आपको यह बताया कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होना चाहिए IDE, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए। प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, प्रोग्राम को बनाने के लिए जो सारी चीजें हैं, जो सारे टूल्स हैं, एक जगह अवेलेबल होने चाहिए, एक साथ अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से आप इजीली प्रोग्राम बना सकें। नेक्स्ट हमने आपको यह बताया कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो रीडेबिलिटी है, यानी कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गुड रीडेबिलिटी होनी चाहिए। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजीली आपका रीडेबल होना चाहिए। ठीक है,
यानी जो भी उसमें कैरेक्टर सिंबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो इजीली पढ़ने में समझ आने चाहिए। इसके बाद हमने आपको बताया ह्यूमन रिकॉग्नाइजेबल। इसके बाद हमने आपको बताया ह्यूमन रिकॉग्नाइजेबल नाम की प्रॉपर्टी के बारे में बताया। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी मेथड, फंक्शन, प्रोसीजर ये सभी जो इस्तेमाल होंगे उनके माध्यम से जो इनपुट या आउटपुट हो, इनपुट या फिर जो आउटपुट हो या फिर कैरेक्टर्स हो, ये ह्यूमन के रिकॉग्नाइज में आने चाहिए। जो सिंबल्स हैं ह्यूमन को इजीली समझ में आए ऐसे इस्तेमाल होने चाहिए। यहां तक सभी को समझ में आया क्या? जल्दी बताइए। यहां तक अभी किसी को कोई डाउट है क्या? बताइए जल्दी। देखिए, इसके बाद हमने आपको यह बताया कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी, एब्स्ट्रैक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स भी होना चाहिए। यानी कि जिस तरह का यूजर है, जो यूजर है उसके लेवल के अकॉर्डिंग, उसको शो होना चाहिए इंफॉर्मेशन, उसके लेवल के अकॉर्डिंग उसको शो होना चाहिए इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि यदि प्रोग्रामर है तो उसको सारी इंफॉर्मेशन शो होने चाहिए, यदि नॉर्मल यूजर है तो उसको सिर्फ इनपुट और आउटपुट वाला ही हिस्सा दिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने आपको यह बताया कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये होना चाहिए कि यह इसमें जो प्रॉपर्टी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए पोर्टेबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। यानी कि एक प्रोग्राम, जो भी आप प्रोग्राम बनाएं उसका जो साइज है हमेशा क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए, ताकि वो इजी टू कैरी हो, इजी टू कैरी हो और इजी टू रन हो ऑन अदर सिस्टम, ऑन अदर सिस्टम। मान लीजिए आप अपने कोड को किसी दूसरे सिस्टम पे लेके जा रहे हैं तो वो इजी टू रन होना चाहिए ऑन अदर सिस्टम, है ना। हो सकता है कि मॉडिफिकेशन थोड़े बहुत करने पड़े। जैसे सपोज आप विंडोज का कोड, विंडोज में आपने सी का कोई प्रोग्राम बनाया है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़े, है ना। थोड़ा बहुत जो मॉडिफिकेशन करना पड़े, कब करना पड़े? जब आप उसको विंडोज में बनाए हुए सी प्रोग्राम को सी लाइनक्स में लेके जाओगे तब। लेकिन जो मॉडिफिकेशन हो काफी लेस हो तब भी वह किस प्रॉपर्टी में आएगा? पोर्टेबिलिटी के प्रॉपर्टी में आएगा। यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? जल्दी बताइए। किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, ठीक है, लास्ट के 5 मिनट्स। अच्छा, आईडीई क्या है? देखो, आईडीई जो है वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। आईडीई क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। यानी कि आपको प्रोग्राम को रन करने के लिए, कंपाइल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जो सारे फैसिलिटीज हैं वो एक ही टूल पे, एक ही जगह पे मिल जाए, उस पर्पज के लिए यूज होता है आपका आईडीई। उस पर्पज के लिए यूज होता है आपका आईडीई। ठीक है, अब हम आपको एक छोटा सा सैंपल बता रहे हैं, है छोटा सा सैंपल बता रहे हैं। देखिए, जैसे सपोज ये है, ये मैंने लिखा, प्रिंटफ लिखा मैंने, और मैंने लिखा एंटर, एंटर वन, एंटर वन नंबर, एंटर वन नंबर। ठीक है, ये सपोज मैंने लिखा, तो इस लाइन का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए जल्दी। इस लाइन का सपोज कोई आउटपुट आएगा तो वो क्या आएगा?
सभी लोग जल्दी बताइए कमेंट करके। ठीक है, बाकी लोग भी बताइए जल्दी। और बाकी लोग। ठीक है, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ अमीषा, आपको कुछ पूछना है क्या? अमीषा, 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 अमीषा दास, आपको कुछ पूछना है क्या? अमीषा दास, सी एंड डेप्थ, सी एंड डेप्थ बुक चलेगा क्या? कृष्ण कुमार, देखिए कृष्ण कुमार, हाँ कोई बात नहीं अमीषा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण कुमार देखिए, जो बुक आपको समझ में आए, है ना, वो बुक आपके लिए अच्छा है ना, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, आप उस बुक को इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन आप कोशिश ये कर लीजिए कि एटलीस्ट कम से कम एक बार अपने सिलेबस को भी मैच कर लीजिए, है ना। आपका बुक यदि उस आपकी आप जो बुक इस्तेमाल करें उसमें आपका सिलेबस दिया, तो नो डाउट आपको इस्तेमाल के लिए, आप उसको इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा और एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना। ठीक है, कृष्ण कुमार आपका डाउट क्लियर हो गया ना? कृष्ण कुमार, कृष्ण कुमार आपका डाउट क्लियर हो गया? कृष्ण कुमार, ठीक है। हाँ, अब ये बताओ, ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल का तो आपको समझ में आ गया। यदि यदि इसको हम करेंगे, है ना, प्रिंट एफ वन वाले को, है ना, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ठीक है, ठीक है, देखिए फर्दर यदि हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे ना, है ना, आगे चल के जैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे आगे के यूनिट्स में, तो इस चीज को भी हम टेस्ट करके देखेंगे कि यदि ऐसा लिखते हैं तो क्या वाकई में वन आता है ना। तो इस चीज को आप लोग जरूर चेक करके देखिए कि यदि हम ऐसा लिखते हैं, है ना, तो वाकई में वन आ रहा है कि नहीं, इस चीज को आप लोग जरूर चेक करिए। ठीक है, अब ये हो गए दो एग्जाम्पल, है ना, ये हो गए दो एग्जाम्पल। अब मैं एक और एग्जाम्पल का के बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, सपोज मैंने सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया, है ना, इतना लिखा, है ना, इतना लिख के छोड़ दिया, तो क्या आउटपुट आएगा बताओ जल्दी। यदि मैंने सिर्फ इतना लिखा, यदि मैंने सिर्फ इतना लिखा, तो क्या आउटपुट आ सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एरर आ सकता है। देखो स्पेस वगैरह प्रिंट ही नहीं होगा, सेमी कॉलन तो लगा नहीं है, एरर आएगा, है ना, एरर आएगा, कंपाइल करते समय क्या आएगा? एरर आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ओके एंड थैंक यू, ओके एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे। सभी स्टूडेंट अब इस मीटिंग को लीव कर सकते हैं। थैंक यू, लीव कर लीजिए आप लोग।